नमस्कार। ईवीयू की पहली क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि हम ईवीयू की क्लास को शुरू करेंगे और लगातार 5-7 डेमो देंगे। इस ईवीयू की क्लास में एक मैटर होगा, मैटर पढ़ेंगे अपन, और यानी शिक्षा सेकंड पेपर वाले जो पार्ट है पूरा मैटर पढ़ेंगे। और मैटर पढ़ने के बाद सेकेंड वीडियो में अपन इसका एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। लगभग 15 से 20 एमसीक्यू रहेंगे हर टॉपिक के, हर चैप्टर के। तो आज शुरू करते हैं। आज हमारे टॉपिक का विषय है, यानी पहला ही टॉपिक है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति और शिक्षा के अर्थ एवं शिक्षा की परिभाषाएं, यानी अर्थ उत्पत्ति और शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्यों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी तरह की समस्या हो तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अक्षर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेंगे डेमो के तौर पर, और ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। तो ऐप अक्षर एकेडमी CG डालिएगा तो आ जाएंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो इसमें मैसेज कीजिएगा मुझे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। और अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा ABO नोट्स, क्या लिखिएगा ABO नोट्स, कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ये नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति दो परंपराओं में अपन शिक्षा शब्द की उत्पत्ति देखेंगे। पहले देखेंगे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है भारतीय परंपरा में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और दूसरा अपन देखेंगे कि जो पाश्चात्य परंपरा है या पश्चिमी परंपरा है, यानी जो यूरोपीय परंपरा है, उनमें शिक्षा शब्द को किस रूप में लिया गया है। तो भारतीय परंपरा में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। किन शब्दों से हुई है? दो शब्दों से हुई है। पहला जो शब्द है उस शब्द का मतलब होता है, शब्द है शिक्ष। वो शब्द, उस शब्द को अपन क्या कहते हैं? शिक्ष शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। और दूसरा शब्द जो हुआ है वो साक्ष शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? साक्ष शब्द से उत्पत्ति है। तो ध्यान रखिएगा, पहला शिक्ष शब्द से उत्पत्ति हुई है शिक्षा शब्द की भारतीय परंपरा में, जिसका अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। यानी शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। वहीं पर साक्ष्य शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो भी भारतीय परंपरा से हुई है, जिसका मतलब होता है अनुशासन में रहना या नियंत्रण में रहना। तो अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में रहता है, नियंत्रण में रहता है, इसका मतलब वो साक्ष्य के अंतर में। और दूसरा साक्ष्य, एक साक्ष्य वाला भी होता है। इस साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस। तो ध्यान रखिएगा, एविडेंस शब्द नहीं है बल्कि शिक्ष और साक्ष्य शब्द से बना हुआ है। शिक्ष का मतलब होता है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना, जबकि साक्ष्य शब्द का मतलब होता है अनुशासन में रहना या नियंत्रण में रहना। ठीक, तो अगला देखते हैं अपन कि पश्चिमी परंपरा में इस शब्द का क्या अर्थ होता है। पश्चिमी परंपरा में इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पश्चिमी परंपरा में अगर अपन देखें दूसरे नंबर पर, तो पश्चिमी परंपरा में इस शिक्षा शब्द को एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शब्द को क्या कहते हैं अपन? एजुकेशन शब्द से बना हुआ शिक्षा परंपरा। तो पश्चिमी परंपरा में एजुकेशन जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? ये एजुकेशन से मिलकर बना हुआ है। और एजुकेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? पश्चिम परंपरा में शिक्षा को क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, एजुकेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, भले क्योंकि अंग्रेजी के ज़्यादातर शब्द लैटिन से आए हुए हैं। तो जो एजुकेशन शब्द है वो किसका बना हुआ है? लैटिन से बना हुआ है। लैटिन के कई शब्द हैं, जैसे पहला शब्द है एजुकेयर। पहला शब्द क्या है? एजुकेयर, जिसका अर्थ होता है संवर्धन करना। संवर्धन करने का मतलब होता है बढ़ाना, अपने आप में उनका रिच करना, ग्रोथ कराना या पालन पोषण करना। तो पहला एजुकेशन जो लैटिन का, ये सब लैटिन के शब्द हैं। जो पहला शब्द है एजुकेयर, एजुकेयर का मतलब होता है संवर्धन करना यानी बढ़ाना, और दूसरा पालन पोषण करना। दूसरा शब्द है एजुकेयर। एजुकेयर है CERE, एजुकेयर है, जिसका अर्थ होता है विकसित करना या बाहर निकलना। बाहर निकलना का भी इसका मतलब होता है एजुकेयर शब्द से बना हुआ है। तीसरा शब्द है एजुकेट्स। एजुकेट्स का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना है, पढ़ना, इसका अर्थ होता है पढ़ना या प्रशिक्षित करना। किसी व्यक्ति को अगर प्रशिक्षित किया जाए या पढ़ाया जाए तो अपन इसको कह सकते हैं एजुकेट्स, उनको कर रहे हैं। तीसरा जो शब्द है जिसका अर्थ होता है एजुकेटम, वो शब्द है, एजुकेटम जो शब्द है वो, एजुकेटम जो शब्द है इसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना। तो हमने यहाँ पर कितने शब्द देखे? 4 शब्द देखे। कौन कौन से शब्द देखेंगे आप ध्यान दे दीजिएगा। पहला शब्द हमने देखा एजुकेशन, जो शब्द है वो लैटिन के एजुकेयर से आया हुआ है।
दूसरा एजुकेयर जो है वो लैटिन का शब्द ही है जिसका अर्थ होता है संवर्धन करना या पालन पोषण करना। एजुकेयर जो शब्द है उसका अर्थ होता है विकसित करना या बाहर निकलना। एजुकेट्स जो शब्द है उसका मतलब होता है पढ़ना या फिर प्रशिक्षित करना, यानी पढ़ना और पढ़ाना दोनों हो सकता है। और एजुकेटम जो शब्द है वो शब्द का अर्थ होता है क्या, वो शिक्षण कार्य करना। ये शिक्षा के अर्थ हैं जो भारतीय परंपरा में यानी शिक्षा और साक्ष्य हुए हैं, जबकि अंग्रेजी परंपरा में लैटिन के एजुकेयर, एजुकियर, एजुकेट्स और एजुकेटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, अगला अपन देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा के अलग अलग अर्थ होते हैं। पहला अपन देखते हैं कि इसके व्युत्पातिक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ होता है। व्युत्पातिक अर्थ मतलब यह है कि किसी से व्युत्पन्न है, ये शब्द किसी से बना होगा। तो किससे बना होगा, तो हम जानते हैं कि ये जो शब्द है एजुकेशन से शब्द आया हुआ है। तो एजुकेशन का व्युत्पातिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ के हिसाब से अगर अपन देखें तो शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, अंग्रेजी के एजुकेशन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना यानी पढ़ाना, किसी को जानकारी देना, किसी को ज्ञान देना। तो शिक्षा का जो व्युत्पातिक अर्थ होगा वो अर्थ क्या होगा, वो एजुकेशन से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। दूसरा, संकुचित अर्थ में देखा जाए, किस अर्थ में देखा जाए, संकुचित अर्थ में देखा जाए, यानी छोटे अर्थों में देखा जाए, उसको ज़्यादा नैरो तरीके से विचार किया जाए तो शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालय में अक्षर ज्ञान प्राप्त करना है। यानी शिक्षा अब दो प्रकार का होगा, एक अगर सही मायने में देखा जाए तो व्यापक अर्थों में, और दूसरा देखा जाए तो संकुचित अर्थों में। व्यापक माने विस्तृत रूप में शिक्षा क्या है, और दूसरा संकुचित अर्थ में। तो इसका मतलब होता है केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आप स्कूलों में केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो स्कूलों का ज्ञान प्राप्त करना एक प्रकार का एजुकेशन माना जाएगा। दूसरा, किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान जो है शिक्षा प्राप्त करना, किताबी शिक्षा प्राप्त करना, इसका भी संकुचित अर्थों में सिर्फ और सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि स्कूल में पढ़ाई करना, किताबी ज्ञान अर्जित करना। सीखना इसका मतलब नहीं होता है। और इसके प्रमुख तत्व होते हैं विद्यालय में शिक्षक और छात्र, यानी शिक्षक छात्र को पढ़ाएंगे और छात्र शिक्षक से पढ़ेंगे। जो किताबी ज्ञान मिल गया, संकुचित अर्थों में हम वही समझ सकते हैं। संकुचित अर्थ मतलब नैरो तरीके से हम उसको यही जान सकते हैं। तीसरा, अगर अपन देखें तो शिक्षा का विश्लेषणात्मक विश्लेषण में, यानी उनका जो विश्लेषण के आधार पर देखें तो उनका क्या अर्थ होता है कि माना जाता है कि शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब है कि विश्लेषण अगर आपको करना है तो शिक्षा पूर्णतः मानसिक क्रिया है, क्योंकि सीखना, लर्निंग वाला जो प्रोसेस होता है वो मन से होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षा गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया का मतलब है कि हर दिन हमें जीवन भर हम शिक्षा में बदलाव लेकर आते रहते हैं और जीवन भर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करना वो जीवन काल का है, यानी ज्ञान प्राप्त करना या सीखना या लर्निंग या अधिगम, जिस भी नाम से अगर आप उसको जानते हैं, वो एक कैसा है, रोज नए नए चीज़ों को आप सीख रहे होते हैं। सतत यानी लगातार प्रक्रिया, यानी हर दिन कुछ न कुछ बदलाव हो रहे होते हैं। शिक्षण जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब है कि शिक्षा प्राप्त करना यानी ज्ञान प्राप्त करने का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य जरूर ही होगा। बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे आप एबीयू की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एबीयू की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो लक्ष्य है इस समय वो इस पोस्ट को लेना है, तो वही उद्देश्य हो गया आपका। कोई सीखने के लिए पढ़ता है, कोई जो है वो पोस्ट लेने के लिए पढ़ता है। तो शिक्षण के विश्लेषणात्मक अर्थों में अगर देखा जाए तो ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया यानी पूर्णतः मानसिक क्रिया है। गतिशील है यानी रोज बदलाव हो रहे हैं। सतत है यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रोज हो रही है। और ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है यानी किसी न किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। लेकिन इसके वास्तविक और व्यापक अर्थों में विचार किया जाए कि वास्तव में शिक्षा क्या है। भाई हमने देख लिया कि व्युत्पत्ति के अर्थ में, और हमने देखा एजुकेशन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ाना। दूसरा हमने देख लिया था कि उसके संकुचित अर्थों में। तीसरा हमने देख लिया विश्लेषण के अर्थों में। और चौथा अपन देख रहे हैं वास्तविक और व्यापक अर्थों में, यानी सचमुच में शिक्षा क्या है। तो शिक्षा मानव मस्तिष्क का निर्माण करती है, यानी शिक्षा सच मायने में जो हमारा मस्तिष्क है, यानी जो हमारा विचार की जो एक प्रणाली है, उस मस्तिष्क का निर्माण हमें शिक्षा ही प्रदान करती है। तो ये क्या करती है, मानव मस्तिष्क का निर्माण करती है। मानव की क्षमता
और शक्ति का निर्माण करती है। मानव की क्षमता यानी एबिलिटी, मानव में कितनी एबिलिटी होगी वो शिक्षा ही निर्धारित करेगी। दूसरा, शक्ति का निर्माण करती है। शक्ति का मतलब उनके अंदर पावर, यानी कहते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कहते हैं कि जो जिगर होता है वो जिगर शरीर में नहीं होता है, वो मानसिक होता है। अगर मन में ताकत है, एनर्जी है, कल्पना करने की शक्ति है या संघर्ष करने की शक्ति है, तो जो विल पावर है वो ज़्यादा बनता है। तो हमारे यहाँ व्यापक अर्थों में अगर देखा जाए तो ये मानव की क्षमता यानी जो इनकी एबिलिटी है कि मानव क्या क्या कर सकता है, क्योंकि मानव की क्षमता तो असीमित है कि संसार में जितनी भी चीज़ें निर्माण की गई हैं या जितने भी ज्ञान खोजे गए हैं वो मानव मस्तिष्क के माध्यम से ही खोजे गए। और शक्ति का निर्माण करती है। शक्ति यानी उनके अंदर जो पावर है, जो मानसिक शक्ति है, उनका निर्माण करती है। यह मानसिक एवं स्व और आत्म का विकास करती है। मानसिक का मतलब है कि हमारे जो मन की शक्ति है, जो हमारा विल पावर है, ये उसका निर्माण करती है। स्व और आत्म का मतलब होता है कि एक इंसान अपना विकास, स्वतः जो विकास है, यानी मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना, जैसे बुद्ध वगैरह, महावीर वगैरह ने प्राप्त किया, ये स्व और आत्म के विकास करने का एक साधन है। तो वास्तविक अर्थ और व्यापक अर्थों में देखा जाए तो जो शिक्षा है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए वो क्षमता का निर्माण हर रोज कर रही होती है। और ये मानसिक क्षमता और स्व यानी आत्मा का विकास करती है, अपने अंदर जो गुण है या जो दोष है उनका निर्माण करती है। तो वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो इन अर्थों में अपन क्या मान सकते हैं, शिक्षा का अर्थ हम मान सकते हैं। तो चार चीजें ध्यान रखना है आपको। चार चीजें क्या ध्यान रखनी है कि पहला आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का जो व्युत्पत्ति के अर्थों में देखा जाए तो एजुकेशन से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। शिक्षा के संकुचित अर्थों में होना है किताबी ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा के जो विश्लेषणात्मक अर्थों में देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, गतिशील एवं सतत प्रक्रिया और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शिक्षा का वास्तविक एवं व्यापक अर्थ में अगर देखा जाए तो ये मानव मस्तिष्क का निर्माण करती है, क्षमता का निर्माण करती है, शक्ति का निर्माण करती है, स्व और आत्म का विकास करती है। शिक्षा की परिभाषा को 3 वर्गों में अपन विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में परिभाजित करते हैं? शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, एक एक करके हम सारी परिभाषाओं को देखेंगे। शिक्षा की परिभाषा को 3 वर्गों में विभाजित किया सकता है। पहला, मानव की जन्मजात शक्ति के रूप में। मानव की कोई जन्मजात शक्ति होगी, उन जन्मजात शक्तियों के रूप में शिक्षा क्या है, ठीक, किस रूप में? जन्मजात शक्ति के रूप में हम शिक्षा को किस रूप में पढ़ेंगे। दूसरा, आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में अपन पढ़ेंगे कि शिक्षा एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया। आध्यात्मिक का मतलब है मानसिक होता है आध्यात्मिक, तो वो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया। और दूसरा, आधुनिक रूप में जो शिक्षा की परिभाषाएं दी गई हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 रूपों में अपन पढ़ेंगे। पहला देखते हैं अपन शिक्षा के जन्मजात शक्ति के रूप में। शिक्षा की जन्मजात शक्ति के रूप में पहला, जो जन्म के समय बालक जो है वो कैसा होता है? अबोध होता है। सॉरी, यहाँ पर बोध लिखा गया है। बालक कैसा होता है? अबोध होता है। बालक जन्म के समय कैसा होता है? अबोध होता है। अबोध कहने का मतलब है वो पूरी तरीके से कोरा कागज है, आप उसमें जो डाल दीजिए वो बालक क्या करता है? सीखता है, सीखते चला जाता है और धीरे धीरे उसके जो है उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता जाता है। निर्बल होता है, यानी अपनी खुद की शक्ति नहीं होती है। असहाय होता है, यानी खुद की सहायता नहीं कर सकता है। और शिक्षा से उसका विकास होता है, यानी जैसे ही धीरे धीरे समाज, माता पिता, स्कूल, जो कुछ भी आसपास का जो परिवेश होगा, जो कुछ उसको पढ़ाएगा, वहीं से वो बालक धीरे धीरे सीखता है और फिर एक अच्छा नागरिक बन पाता है। तो शिक्षा के मानव की जन्मजात शक्ति के रूप में, यानी जन्मजात यानी वो शिक्षा ही वो शक्ति है जिससे वो व्यक्ति स्व का विकास कर पाता है। इसके लिए सुकरात ने परिभाषा दिया है कि शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में संसार के अदृश्य विचारों का प्रकाश में लाना। क्या ध्यान रखना है कि मानव के मस्तिष्क में संसार के अदृश्य विचारों को क्या लाना? प्रकाश में लाना। मानव मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है? अदृश्य विचारों का प्रचार प्रसार कैसा है? ये कह रहे हैं सुकरात। सुकरात जो अपने यूनान के प्रसिद्ध विचारक हुए, उन्होंने शिक्षा के बारे में उन्होंने बताते हुए लिखा है कि ये मानव के मस्तिष्क में संसार के अदृश्य विचारों को प्रकाश में लाना है। जो व्यक्ति होता है, जब बालक होता है, जब छोटा बालक होता है, तो बालक का जो ज्ञान होता है वो लगभग कैसा होता है? शून्य होता है। शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान है वो प्रकाश में आता है। तो जो अदृश्य ज्ञान है, जो एक मानव होने के नाते मस्तिष्क में उसकी एनर्जी है, क्षमताएं हैं, मगर वो विकसित कब होंगी?
शिक्षा के माध्यम से होंगी। विकसित होने का मतलब है प्रकाश में लाना। शिक्षा के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान के तत्व हैं, जो सीखने की क्षमताएं हैं, वो कैसे प्रकट होती हैं, वो शिक्षा के माध्यम से आती है। तो सुकरात का कथन याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क में संसार के अदृश्य विचारों को प्रकट करना ही क्या है, शिक्षा है। दूसरा, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में किसका निर्माण होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु ने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये इनका कोटेशन याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यानी जिस तरीके से हमारी बॉडी होती है, बॉडी को स्वस्थ रखना जरूरी है, उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। तो अरस्तु के हिसाब से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है गांधी जी की परिभाषा। गांधी जी के अनुसार मानव के शरीर, मानव के जो शरीर है, शरीर में, ये में है, शरीर में एवं आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना शिक्षा है। यानी मानव का जो शरीर होगा, उसमें जो शरीर में आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का को व्यक्त करना। आत्मा का सर्वोत्तम गुण क्या है? अब गांधी जी थोड़े आध्यात्मिक है, तो गांधी जी ने जो परिभाषा दिया है, गांधी जी का जो एकादश व्रत है, जिसमें सत्य अहिंसा जैसे विषय है, तो उस आधार पर कह रहा है कि जो मानव के सर्वोत्तम गुण है, जैसे त्याग है, दया है, प्रेम है, उदारता है, करुणा है, वो सर्वोत्तम गुणों का विकास कहाँ से होता है? अपने शिक्षा से ही आता है। यानी अगर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो निर्मम भी हो सकता है, मगर शिक्षित व्यक्ति जनरली जो मानव के सर्वोत्तम गुण है, प्रेम, परोपकार, दया, उदारता, ऐसे गुणों का हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे मानव मस्तिष्क में किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है। तीसरा, चौथा जो परिभाषा है वो किसका है? पाणिनि का परिभाषा है। पाणिनि के अनुसार, पाणिनि कहते हैं कि वह प्रशिक्षण जो मानव को प्रवृत्ति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रवृत्ति, यानी व्यवहार से प्राप्त होता है। या प्रवृत्ति कहने का मतलब यहाँ पर प्रकृति से भी है कि प्रवृत्ति या प्रकृति से प्राप्त होता हो। प्रकृति, नेचर आपकी चीजों को क्या कर देती है? सिखा देती है। पाणिनि यानी वो व्याकरण चल रहे हैं, जो भारत में पहला उन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है, वो उन्होंने बताया कि वो ऐसा प्रशिक्षण है, शिक्षा कैसा प्रशिक्षण है? एक ऐसा प्रशिक्षण है जो मानव की प्रकृति या प्रवृत्ति को प्राप्त करता है। तो मानव की प्रवृत्ति क्या है? मानव का मूल गुण है, जैसे बोलते हैं अपन की इंसानियत का गुण या मानवता का गुण। मानव से मानवता बना है, इंसान से इंसानियत बना है। तो इंसानियत का मूल गुण क्या है? वही है प्रेम, परोपकार, दया, उदारता, करुणा, सहायता, परोपकार। ये सारे गुण एक मानव के प्राप्त होते हैं। जो कहाँ से प्राप्त करता है? नेचर से वो प्राप्त करता है। जैसे नेचर यानी प्रकृति, हमको प्रकृति में कोई भी भेद नहीं करती है, भेदभाव रहित है, समानता पर आधारित है प्रकृति का व्यवहार। तो वो भी गुण शिक्षित मानव ही गुण सीख पाएगा। प्रकृति जैसी है जो लोगों के अंदर वो कैसे करती है? देने का गुण है, देने का भाव है, परोपकार का प्रकृति का गुण है, वो कैसे करती है? मानव शिक्षा से ही प्राप्त करता है। फिर अरविंद घोष कहते हैं कि आत्मा का विकास करता है। आत्मा यानी खुद का विकास करता है, स्व का विकास करता है। तीसरा, विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता के या व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण का क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। यानी पूर्णता की अभिव्यक्ति और प्रत्यक्षीकरण कौन बताते हैं? विवेकानंद। जो पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अंदर जो है पूर्णता का जो व्यक्ति है, वो व्यक्त करने का मतलब ये है कि हम के अंदर एक कंप्लीटनेस, विचार प्रणाली के आधार पर या जो है विचारों के आधार पर हम कैसे हो? व्यक्ति परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो। उनका प्रत्यक्षीकरण जो सामने दिखाया जाता है वो क्या है? हमारे शिक्षा है। यानी शिक्षा है व्यक्ति के मूल व्यवहारों को पूर्ण रूप से क्या करती है? सामने लाती है। और सातवां जो परिभाषा है वो है किसका? डॉक्टर राधाकृष्णन का। राधाकृष्णन के अनुसार अगर आप देखें तो शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देता। शिक्षा क्या नहीं देता है? केवल ज्ञान नहीं देता है। शिक्षा क्या करता है? शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देता है, बल्कि यह चरित्र और उसके क्या करता है? यह चरित्र और राष्ट्र के भविष्य गढ़ता है। राधाकृष्णन जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये केवल ज्ञान नहीं देता है, यानी केवल नॉलेज नहीं देता है शिक्षा, बल्कि ये चरित्र और राष्ट्र का भी निर्माण करता है। क्योंकि जब हम बालक को शिक्षा देंगे तो आगे बढ़कर वो बालक क्या बनेगा? देश का अच्छा नागरिक बनेगा। और जब देश का अच्छा नागरिक बनेगा तो वही क्या बनेगा? राष्ट्र का भविष्य बनेगा। शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है। राधाकृष्णन के जीवन को हम 5 सितंबर को अपन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनका कहना है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता होगी
वो किस पर निर्भर करेगी? शिक्षक पर निर्भर करती है। शिक्षक जितना बड़ा गुणवत्ता वाला होगा और उतना ही बेहतर होगा। तो शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती है बल्कि ये भविष्य भी करता है, और शिक्षा की जो गुणवत्ता होगी वो किस रूप में होगी? तो ये पहला हमने देख लिया, जन्मजात शक्तियों के रूप में ये 7 परिभाषाएं होंगी। ठीक, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर या पर आप मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पर, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, नोट्स लिखकर भेज दीजिएगा, तो ये मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। फिर दूसरे वर्ग में अगर देखा जाए, सॉरी एक परिभाषा और है, B.N. दास की परिभाषा है, जो आधुनिक विचारक हैं। शिक्षा के जो है जन्मजात प्रवृत्तियों के रूप में B.N. दास कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा भी कैसी करती है? जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, जो समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनाती है। क्योंकि शिक्षा देने का मूल जो है तर्क यही है कि जो इंसान है वो एक समाज का सामाजिक नागरिक बन सके और समाज में रहने लायक बन सके। तो B.N. दास का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के विकास, हमारी कुछ जन्मजात शक्तियां हैं, उन जन्मजात शक्तियों का क्या किया है, उनको विकास किया जाए, वो शिक्षा के माध्यम से होगा और समाज का हम उपयोगी सदस्य बन पाए। ये कौन कह रहा है? B.N. दास कह रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर देखा जाए, शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा आध्यात्मिक रूप में प्रक्रिया के रूप में अगर है तो हम पहली परिभाषा देखते हैं। ऋग्वेद में कहते हैं शिक्षा मानव को आत्मविश्वासी एवं स्वार्थहीन बनाती है। ऋग्वेद क्या कहता है कि मानव को आत्मविश्वासी और क्या बनाती है? स्वार्थहीन। अगर हम शिक्षा प्राप्त किए हैं तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जानने कोई व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता है? गलत जानकारी नहीं दे सकता है। उसे पता होता है, जब आपको ज्ञान होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप अच्छे से परीक्षा में पढ़ कर जाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे, योग्य बनकर जाएंगे, तो परीक्षा के दिन भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो शिक्षा ही आपको क्या बनाती है? आत्मविश्वासी बनाती है। दूसरा, स्वार्थहीन बनाती है, यानी शिक्षा देना सिखाती है। शिक्षा विनम्रता लेकर आती है। शिक्षा वो भाव लेकर आती है जिससे व्यक्ति संकुचित धारणा के आधार पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है, बल्कि वो कैसा विचार व्यक्त करता है, वो देने का भाव रखता है। तो ऋग्वेद के हिसाब से अगर आप देखें तो शिक्षा मानव को क्या बनाती है? आत्मविश्वासी बनाती है और स्वार्थहीन बनाती है। दूसरा, यजुर्वेद के आधार पर देखा जाए, शिक्षा के अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यजुर्वेद क्या कहता है कि शिक्षा अमृतत्व देता है। अमृतत्व का मतलब है कि व्यक्ति मरेगा नहीं। असल में सच मायने में अमृतत्व के जो यजुर्वेद के आधार पर अमृतत्व कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि व्यक्ति मरेगा नहीं, यानी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है और समाज उसको याद रखता है, वर्षों वर्षों तक याद रखता है, तो विचार प्रणाली के माध्यम से हमको हमारे विचारों में कैसा हो जाएगा? वो व्यक्ति जीवित रहेगा, यानी तब तक। जैसे विवेकानंद है, तो विवेकानंद की मृत्यु हो गई है, विवेकानंद ने अपना शरीर का त्याग कर दिया है, मगर विवेकानंद के जो विचार हैं आज भी जीवित हैं। विवेकानंद के विचार आज भी हमारे हृदय में वो कैसे होते हैं? हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके जो विचार हैं वो जीवित है। तो यजुर्वेद के अनुसार शिक्षा कैसा रहती है? अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यानी चिरकाल तक वो व्यक्ति हमारे विचारों में जीवित रह सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार ज्ञान जन्म मरण के बंधन से मुक्त मिलती है, क्योंकि गौतम बुद्ध ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने आध्यात्मिक प्रक्रिया में महापरिनिर्वाण के बारे में बताया बौद्ध धर्म में। तो इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति बंधन रहित है और जो व्यक्ति जो जन्म मरण के बंधन है, अगर आपको कोई व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी जो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगी, परिनिर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को दुख कम होगा, क्लेश कम होगा। चौथा, शंकराचार्य से विद्या से मुक्ति मिलती है। गौतम बुद्ध के अनुसार ही उन्होंने बताया है, वो भी उसी प्रक्रिया में शामिल है कि जो विद्या है उससे कैसे मिलती है, हमको मुक्ति मिल जाती है। जन्म मरण से भी मुक्ति मिल जाती है और अज्ञान से भी मुक्ति मिल जाती है। ठीक, तो 4 लोगों का ध्यान रखिएगा, किस रूप में याद रखिएगा? आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऋग्वेद के अनुसार आत्मविश्वासी एवं स्वार्थहीन बनाती है, यजुर्वेद के अनुसार अमृतत्व की प्राप्ति करती है, गौतम बुद्ध के अनुसार जन्म मरण से मुक्त करवाती है और शंकराचार्य के अनुसार विद्या से मुक्ति मिलती है। ये मैंने आपको शार्ट में लिखकर बता दिया है। किसी की परिभाषा पूछ सकता है, एक परिभाषा देगा कि आपका विद्या से मुक्ति मिलती है, किसका कोटेशन है? तो ये आपका शंकराचार्य का कोटेशन है। मैं आपको MCQ कराऊंगा, जस्ट वीडियो के जस्ट बाद आपको MCQ भी करा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर तीसरा है शिक्षा की आधुनिक परिभाषा में मिश्रित परिभाषा है। पहला परिभाषा है कौटिल्य का। कौटिल्य कहते हैं कि मानवीय शिक्षा का अर्थ बहुप्रशिक्षण है। बहुप्रशिक्षण का मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग देना है, जो देश तथा समाज के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है, जो देश के प्रति देशभक्ति का भाव लाता है, अपनेपन का भाव लाता है,
तो कौटिल्य कहते हैं कि मानवीय शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, अर्थ है, वो यही है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाए जो किसके लिए हो, जो देश के लिए या समाज के प्रति निष्ठा का भाव लेकर आए। किसका भाव लेकर आए? निष्ठा का भाव उत्पन्न करता हो, अपनेपन का भाव उत्पन्न करता हो, या देशभक्ति का भाव उत्पन्न करता हो। जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू ने क्या बताया? शिक्षा हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत है। हर समाज में कोई शिक्षा देने का कोई वैल्यू सिस्टम होगा। हर समाज अपनी शिक्षा होती है, जैसे हमारा सिलेबस बना हुआ है, हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। तो शिक्षा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार से जो समाज या जो संस्कृति यानी कल्चर का जो विरासत है, यानी जो हमको सौंप कर जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वो शिक्षा है। जॉन डुई जो काफी चर्चित है शिक्षा शास्त्री, इनके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन। अगर आप जीवन बनाना चाहते हैं तो शिक्षा ही वो तत्व है जिससे हम अपने जीवन को क्या बना सकते हैं? बेहतर बना सकते हैं। तो जॉन डुई की परिभाषा याद रखिएगा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि वो जीवन ही है, स्वयं जीवन ही। एच.सी. मॉरिसन, शिक्षक वह है जो शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध ढंग से, तो क्या है? बद्ध है, योजनाबद्ध ढंग से संचालित करता है। शिक्षक वह प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध ढंग से, असल में ये शिक्षा की परिभाषा नहीं है, ये शिक्षक की परिभाषा है जो ये कहता है कि उनकी जो प्रक्रिया होगी वो ऐसे योजना, ऐसे प्लानिंग बनाकर योजनाबद्ध ढंग से संचालित करती है। यह एक अच्छा योजनाकार भी होगा, मार्गदर्शक भी होगा और मूल्यांकन करता होगा। मतलब शिक्षक क्या है? तो शिक्षक वो व्यक्ति है जो शिक्षा को प्रदान करने का काम करता है, जो ज्ञान देने का काम करता है। तो वो शिक्षा वो प्रक्रिया जो योजनाबद्ध ढंग से, जैसे योजना, मैं आपको जब अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एक योजना बनाई है कि हम क्या करेंगे, पूरे मैटर को पढ़ेंगे। मैटर पढ़ने के बाद हर टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, क्रम से ऐसे करते जाएंगे, फिर टेस्ट अपन लगाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो योजनाबद्ध ढंग से होगी और वो संचालित करती है जैसे अपन संचालित कर रहे हैं। ये योजना कार्य भी होता है, जैसे मैंने योजना बनाई। मार्गदर्शक मतलब गाइडेंस भी आपको दे रहा है, और मूल्यांकन करता है, यानी बीच बीच में वो चेक भी कर रहा होता है कि जो हमारा छात्र है वो कैसे कितना आगे बढ़ रहा है। ये एच.सी. मॉरिसन के अनुसार। फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उसके अनुसार से हमारी शिक्षा क्या है कि शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम। सुसंस्कृत बनाने का मतलब है कल्चरल बनाने का, यानी योग्य बनाने का, क्षमतावान बनाने का, मानव बनाने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा नीति में हुई है। हम मानव, शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि मानव संसाधन को क्रिएट करना है, यानी जो मानव को एसेट्स के रूप में बनाना है। तो ऐसे स्थिति में हमारे उद्देश्य है शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाती है, वो कल्चरल बनाती है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा जीविका का साधन मात्र नहीं है। जैसे हम लोग अगर शिक्षा प्राप्त कर लें तो जीविका प्राप्त हो ही जाती है, हम तैयारी कर लें तो जीविका प्राप्त हो जाती है। तो इनका आयोग का कहना है कि शिक्षा केवल जीविका प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं है, न ही केवल विचारों का पालन पोषण है, केवल विचारों का पालन पोषण नहीं है, और न ही नागरिकता का स्कूल है, न ही नागरिकता को वो स्कूल है, न ही नागरिक बनाता है। बल्कि क्या है शिक्षा? शिक्षा आत्मा के जीवन का आरंभ है। यानी जब तक हम व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसके आत्मा के जीवन का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। यानी अशिक्षित व्यक्ति, जो व्यक्ति, ये माना जाएगा जो व्यक्ति अशिक्षित है उसका जीवन प्रारंभ हुआ ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों उसके जीवन में छूट गई हैं। तो शिक्षा आत्मा के जीवन का आरंभ है। आत्मा के सत्य खोजने के लिए प्रशिक्षण है, यानी आत्मा का सच में सत्य क्या है, वास्तविक जानकारी क्या है, क्या यही जीवन है, क्या पैसा कमाना, नौकरी करना या कुछ और करना यही जीवन है, क्या इसके बढ़कर कुछ और है, क्या हमारा जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, ये हमें शिक्षा प्रदान करती है। फिर प्रशिक्षण भी है और नेकी का अभ्यास है। नेकी का अभ्यास कहने का मतलब है शिक्षा वो चीज़ें बताती है कि हमें एक नेक इंसान कैसे बनना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस कराता है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के आयोग के साथ शिक्षा केवल जीविका प्राप्त करने का साधन नहीं है, नए विचारों का पालन पोषण है, नई नागरिकता का प्रशिक्षण है, बल्कि आत्मा के जीवन का आरंभ है, और यह आत्मा के सत्य खोजने का प्रशिक्षण भी है, और नेकी क्या है, ये अभ्यास भी है, अच्छा करने का एक अभ्यास भी है। ठीक, अब यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं एमसीक्यू। मैंने ये आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू बना दिए हैं, जैसे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में अर्थ में क्या कहा जाता है, तो ये सारे एमसीक्यू और साथ में आंसर भी रहेंगे। तो ये पहले वीडियो में हमने यही देखा, ये वीडियो क्रम से रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो शिक्षा से जो टॉपिक हमने पढ़ा उनके कौन कौन से एमसीक्यू होंगे, 15-20 से एमसीक्यू देखेंगे। तो अभी जो ये क्लासेस शुरू हुई हैं आप इनका डेमो करके देख लीजिए।
7 क्लासेस होंगे, मैटर के 7 क्लास होंगे और 7 ही क्लास जो है होंगे किसकी होगी, एमसीक्यू की होगी, यानी कुल 14 क्लासेस होंगी डेमो के रूप में। आप इन डेमो को देख लीजिए। अगर ये क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो हमारा जो है अक्षर एकेडमी यानी अक्षर एकेडमी सीजी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर भी ये उपलब्ध होंगे और दोनों जगह उपलब्ध होंगे, यूट्यूब पर भी उपलब्ध होंगे, दोनों जगह आप देख सकते हैं। और अगर आप शिक्षा जो शैक्षणिक प्रशासन और इसका तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप कोर्स को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अभी कोर्स चालू हो गई है, जैसे जैसे अपन समय बढ़ता जाएगा हम इसके बारे में डिटेल और भी जानकारी देते रहेंगे। और अगर आपको जो है नोट्स चाहिए होगा तो आप जो है मेरे नंबर पर जो 8 नंबर बता दे रहा हूँ मैं एक बार आपको। मेरा नंबर है 877-022-712। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नोट्स लिखना चाहते हैं तो नोट्स कर दीजिएगा, लिंक चाहते हैं तो लिंक लिख दीजिएगा, जो कुछ भी चाहते हैं, या टेलीग्राम का लिंक चाहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड उपलब्ध करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।